नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। कौन सी तस्वीर कर सकती है आपको कंगाल? कौन सी तस्वीर छीन सकती है आपकी खुशियां? कौन सी तस्वीर बिगाड़ सकती है आपकी तकदीर? जानने के लिए देखिए कालचक्र। तो जी हाँ, वास्तु के अनुसार हमारे आसपास और घर में मौजूद चीजों का किसी न किसी रूप में हम पर असर होता है। आपने भी महसूस किया होगा कि कोई भी ऐसा सामान जो आपके घर में आई होगी और उसके बाद से ही घर में एक के बाद एक खुशखबरी और तरक्की होती है। और कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी घर में आ जाती हैं जिससे अचानक ही घर में परेशानियों का दौर शुरू हो जाता है और हम ये भी नहीं समझ पाते कि ये सब कैसे हो रहा है। इसलिए आज हम ऐसी 6 तस्वीरों के बारे में आपको बताएंगे जो घर में कभी भी नहीं लगानी चाहिए। अगर ये तस्वीरें घर में आ जाए तो समझ लीजिए आपने खुद ही अपने घर में परेशानियों को निमंत्रण दिया है। तो इस खास और दिलचस्प जानकारी के लिए आप बने रहिए कालचक्र के साथ। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें फोन करें। हमारा नंबर है 0120-665-2411 और अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 16 दिसंबर 2023 दिन शनिवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 8 बजे तक। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी। श्रवण नक्षत्र कल सुबह 4:37 तक। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। व्याघात योग रात 3:48 तक। इसके बाद हर्षण योग शुरू होगा। आज धनु की संक्रांति है और आज विनायक चतुर्थी है। आज रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बने हुए हैं। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 1:34 से दोपहर 2:52 तक और भद्रा काल रात 8 बजे तक है। इसमें किसी नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए और अपनी चर्चा की अब शुरुआत करते हुए बात करते हैं 6 नेगेटिव इफेक्ट डालने वाली तस्वीरों में। उस पहली तस्वीर की बात करेंगे जिसको अपने घर में कभी भी नहीं लगानी चाहिए और जिसके घर में होने से आपकी मैरिड लाइफ में कॉम्प्लिकेशन और प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो कौन सी है वो तस्वीर, वो जानते हैं हम पंडित जी से। पंडित जी बताएं, क्योंकि लोगों को शौक होता है घर को सजाने का, संवारने का, तो कई बार अनजान होते हैं लोग इन चीजों से और कहते हैं ना, कई बार छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में बहुत इफेक्ट डालती है। तो हमारे दर्शकों को आप बताएंगे जरा। देखो, ऐसा अंजलि, केवल घर के अंदर ही नहीं जी, घर के बाहर अगर आपका घर किसी श्मशान या कब्रिस्तान के पास है जी, तो उस घर में आप सुखी नहीं रह पाएंगे। क्योंकि श्मशान में जब मुर्दे जलाए जाएंगे तो उसका धुआं आपके घरों में भी प्रवेश करेगा, जो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी मानसिकता के लिए हानिकारक है जी। और आप कभी बहुत प्रसन्नता पूर्वक उसमें जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। ये बात अलग है, कुछ लोग मजबूरी में ऐसी भी जिंदगी जी रहे होंगे। जी जी बिल्कुल। उसी तरह से हमारे शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि अस्पताल के अगल बगल घर नहीं होना चाहिए। अच्छा। उससे भी नेगेटिव एनर्जी आती है, क्योंकि अस्पताल में अगर 100 पेशेंट आते हैं तो उसमें 2 पेशेंट 4 पेशेंट मर भी जाते हैं, फिर वहाँ हर समय रोना गाना लगा रहता है। ठीक है ना। इसी तरह से टी पॉइंट पर घर नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर जहाँ घर रास्ते का टी पॉइंट होता है उसके सामने घर नहीं होना चाहिए। ये भी मतलब कि जो है आदमी के लिए बहुत हानिकारक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे वास्तुशास्त्र में स्थान का महत्व है, जी जी, उसी तरह से हमारे घर का भी अपना एक वास्तु है, एक व्यवस्था है। वास्तु का मतलब सीधी सीधी बात समझ लेना चाहिए, व्यवस्था। एक सुनियोजित व्यवस्था को हम वास्तु कहते हैं। और अगर प्रकृति के विपरीत कोई व्यवस्था है तो हम उसको मतलब कि वास्तु दोष कहते हैं। जी, ठीक है ना। तो जैसे अब
केवल सनातन धर्म की बात नहीं है, सारे धर्मों के लिए कह रहा हूँ, चाहे जिस भी संप्रदाय, चाहे जिस भी धर्म का कोई व्यक्ति हो जी। ठीक है ना, उसको वास्तु के अनुसार कुछ चीजें घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ना ही समझना चाहिए और वो दुर्भाग्य ही लाएगा। जैसे एक धरोहर है ताजमहल, विश्व की एक धरोहर है ताजमहल। क्यों? क्योंकि उसकी कलाकृति बहुत अच्छी है, लेकिन घर में ताजमहल का शो पीस नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए भाई? इसलिए कि वास्तु के अनुसार ताजमहल एक समाधि है जो मौत की निशानी है और नकारात्मकता का प्रतीक है। उसको आप कब्रगाह दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। हालांकि ये प्यार की निशानी है, प्यार तो सबका अपने पत्नी से होता है और सबकी कब्रगाहें होती हैं, तो इसका मतलब थोड़ी कि कब्रगाह की फोटो आप घर में लगा लेंगे। ये शाहजहां की पत्नी मुमताज की कब्रगाह है, इसलिए ताजमहल की फोटो या शोपीस घर में रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा ही आती है। ताजमहल को प्रेम का प्रतीक मानकर अगर आप घर में रख रहे हैं तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये प्यार का प्रतीक नहीं है, ये कब्रगाह है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जैसे ये शरीर है तो ये शरीर मैं नहीं हूं। अगर हाथ में कुछ हो जाए तो मैं कहूंगा कि मेरे हाथ में ये प्रॉब्लम है, मेरे सर में ये प्रॉब्लम है। तो जब मैं कह रहा हूं मेरे सर में, मैं कौन हूं? मैं तो ये शरीर नहीं हूं ना। और जब ये मैं निकल के चला जाएगा तो इस शरीर को तो जला दिया जाएगा ना, इस शरीर का तो कोई नाम नहीं हुआ ना। तो इस शरीर में इतनी आसक्ति क्यों? जो था वो चला गया, उसको आप जानते नहीं। और जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसे जलना है, जिसे पंचभूत में मिलना है, उसके लिए आप इतना अनुराग कर रहे हैं। तो इसलिए अगर ताजमहल का फोटो फ्रेम करा करके या उसका शो पीस घर में आप अज्ञानतावश ही तो ला सकते हैं और तो नहीं ला सकते हैं। आप घर में रखते हैं तो इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार की संभावना बढ़ती है। अब रही बात, कौन सी तस्वीर घर में लगाने से बढ़ सकता है आपका गुस्सा या पड़ सकती है परिवार के सदस्यों में दरार, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो पंडित जी आगे आपको और भी तस्वीरों के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसे रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज। आज मेष राशि के जातक सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके व्यय भाव में राहु और आपका राशि स्वामी अपने भाव से अष्टम जाकर के इस बात का संकेत कर रहा है कि यदि आपने कोई नया कारोबार शुरू किया तो आपका पहला निर्णय ही नुकसान कराने वाला साबित होगा। इसलिए सोच समझ करके पूरे विवेक के साथ आज कोई निर्णय लीजिएगा। हाँ, अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में दिन भर व्यस्तता आपकी बनी रहेगी और किसी छोटी सी बात पर भाई के साथ कुछ अनबन भी हो सकती है, जिसे होने से आपको बचाना चाहिए। और ग्रह स्थिति ये है कि आपके छठे भाव का केतु इस बात का संकेत कर रहा है कि बेवजह का सरदर्द आपको परेशान कर सकता है। किसी नई योजना में आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। जरूरतमंदों में अन्नदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, उनका भी सवाल सुन लेते हैं। आप अपने सवाल पूछिए। हेलो जी, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हाँ पंडित जी, राम राम। राम राम। नाम बताइए। पंडित जी, मेरा नाम निखिल है, मुझे अपने बारे में जानना है। मेरी जन्म तिथि 21 जनवरी 1998। जी। मेरी तो बिल्कुल भी नौकरी नहीं लग रही कहीं भी। अपना काम शुरू करा था वो भी बंद हो गया।
अब ऐसा है निखिल बाबू, प्रश्न के हिसाब से तो जो मुझे दिखाई दे रहा है, सूर्य मंगल दोनों की युति बनी हुई है और आपका आज की आजीविका भाव का स्वामी सूर्य है और आपके लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल अस्त हुआ पड़ा है। आपको नौकरी भी मिल जाएगी, आप पैसा भी कमाने लगेंगे। आप मेरे कहे से एक उपाय कर लीजिए, आप 100 दिन तक 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और मुझसे लिखित गारंटी ले लीजिए कि 100 दिन के बाद जरा सा आप प्रयास करेंगे तो सफलता आपके कदम चूम लेगी। आपके भाग्य में कोई कमी नहीं है, आपका भाग्य कहीं से दोषी नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह की ज़रूरत है, जो अभी आपके शरीर में नहीं है, क्योंकि आपका प्रश्न लग्न का स्वामी निखिल बाबू इस समय अस्त है। और अगर प्रश्न लग्न का स्वामी अस्त हो तो इसका मतलब कि आदमी के अंदर जो है वो पॉजिटिव एनर्जी की कमी है। तो आप 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ रोज नहाने के बाद कर लीजिए, हनुमान जी के सामने दिया जला दीजिए, हनुमान जी की पूजा उपासना कर लीजिए और 100 दिन के बाद देखिए अवसर चल करके आपके दरवाजे पर आएगा, आपका पूरा जीवन सुखमय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आगे जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र छठे भाव में स्वगृही है। छठे भाव का शुक्र जब स्वगृही होता है, डरना नहीं चाहिए, लेकिन ये खर्चा बड़ा बेतरतीब बढ़ाता है। इसी तरह से 12वें भाव का शुक्र जो ज्योतिष में होता है, वो तो लग्जरियस आइटम पे पैसे खर्च करवाता है। तो भाई आपके पास पैसे रहेंगे तब न खर्च करोगे। तो 12वें का शुक्र तो अच्छा ही होता है, आपके पास पैसा है तो आप खर्च करेंगे। लेकिन छठे भाव का शुक्र जो है, ये बेवजह के खर्चे बढ़ा करके आदमी को मुसीबत में डाल देता है। तो आज आप अगर बेवजह के खर्चे करेंगे तो आर्थिक तंगी के शिकार हो सकते हैं। हाँ, अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए गुड सिग्नल, आपको ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जिससे आपका सम्मान बढ़ेगा। लेकिन गुस्सा तो भूल के भी मत करिएगा, क्योंकि ज़्यादा गुस्सा आपके रिश्तों को भी खराब कर सकता है। खान पान पर कंट्रोल रखिए, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में कोई हस्ताक्षर ना करें। भगवान शिव की विधि पूर्वक उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे दर्शक भी लगातार जुड़ रहे हैं। सुभाष दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सुभाष, आप अपने सवाल लीजिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, सुभाष बोल रहा हूँ दिल्ली से। 35 साल उम्र हो रही है। 35 साल उम्र हो रही है जी। मैं कितने साल उम्र हो गई? 35 से। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं सुभाष जी? विवाह के बारे में जानना चाह रहा हूँ, कब तक होगी और कैसा वैवाहिक जीवन रहेगा। किसके बारे में जानना चाहते हैं? विवाह। अच्छा, तो शनि और सूर्य दोनों की स्थिति चतुर्थ दशम है। इसका तो कुछ सिग्नल नहीं मिल रहा है अभी कि कब तक होगा कि नहीं होगा। सब मामला बड़ा चौपट लग रहा है। अभी तक आपका विवाह हो जाना चाहिए था। विवाह के 2 बार योग आपके बन चुके हैं, और अगर नहीं हुआ तो ये बड़े आश्चर्य की बात है क्यों नहीं हुआ। अब तक तो विवाह हो भी जाना चाहिए था, टूट भी जाना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं हुआ तो अब कम से कम आपको हमारे समझ से 29 मार्च 2025 तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज खास चर्चा हम लोग कर रहे हैं वास्तु की। और देखिए, हर कोई चाहता है कि उसके घर में खुशियां आए, नेगेटिविटी दूर हो। कुछ मूर्तियां ऐसी भी होती है जो नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाती है। परिवार की सुख शांति पर भी उससे असर होता है। वो कौन सी 6 चीजों में दूसरी चीज है, वो भी हम आप जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, पहला तो आपने ताजमहल की मूर्ति के बारे में बताया कि नहीं रखना चाहिए। अब दूसरी वो कौन सी तस्वीर है? और हम एनर्जी पर बात कर ही रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इस पर भी फोकस डालें, क्योंकि हर चीज को जब आप एक्सप्लेन करते हैं मुझे लगता है कि और बहुत कुछ क्लियर होता है। नेगेटिव एनर्जी की बात करें, कई बार ऐसा होता है पंडित जी, हम लोगों ने भी महसूस किया होगा, आप कहीं जाते हैं, कई बार किसी जगह पर आप बेवजह बेचैनी महसूस करते हैं, तो क्या वो वास्तु का ही असर होता है? वो वास्तु का भी असर होता है जी। और वहाँ रहने वाले लोगों के आभा मंडल का भी असर होता है। जैसे जी, बारात जब चल रही होती है तो बारात में रथ के सामने दोनों तरफ रोड लाइट लेकर के लोग चल रहे होते हैं,
और उसके बीच में कुछ लोग नाचते हुए चल रहे होते हैं। जो आदमी बुद्धिमान होगा, जो आदमी का बौद्धिक लेवल बहुत ऊंचा होगा जी, वो आदमी उस भीड़ का हिस्सा 1 मिनट भी नहीं बन पाएगा और वो बेचैन होकर के रोड लाइट के बाहर से चलना शुरू कर देगा। ऐसा क्यों होगा? अनजाने में ही होगा, लेकिन क्यों होगा? क्योंकि उसकी जो मस्तिष्क से जिसके आभा की किरणें जो निकलेंगी वो दूसरे के मस्तिष्क से टकराएंगी, इससे उसको बेचैनी बढ़ेगी और जब बेचैनी बढ़ेगी तो घबरा करके निकल जाएगा। अच्छा, भगवान शिव का आभा मंडल इतना ज्यादा है, इसलिए उन्होंने जाकर के कैलाश पर वास किया और जहां वो कैलाश पर वास करते हैं उसके 64 योजन तक, मतलब 240 कोस तक कोई रहता वहता नहीं है। उनके आभा मंडल का इतना लंबा चौड़ा विस्तार है। आज देख लो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मिनिस्टर हो, अगर उससे मिलना है ना तो 1 बाय 1 ही व्यक्ति जाएगा मिलने के लिए। एक एक व्यक्ति ही जाएगा मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग अगर उसको घेर कर खड़े हो जाएंगे तो सबके आभा मंडल का जब उसके आभा मंडल पर प्रभाव पड़ेगा तो उसकी बेचैनी बढ़ जाएगी, उसकी कार्य क्षमता खराब हो जाएगी, उसकी निर्णय क्षमता खराब हो जाएगी। लेकिन उसी जगह प्राइमरी के टीचर को देखो, शिशु और नर्सरी को पढ़ाने वाले टीचर को देखो, तो उसके चारों तरफ बच्चे घेर कर उसको खड़े रहते हैं। हाँ, और कुछ बोलते रहते हैं और सबकी कॉपी वो देखता रहता है। इसीलिए 5 साल 10 साल प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने वाला जो टीचर होता है वो भी बचपना के स्वभाव का हो जाता है। ठीक है ना? तो महाभारत में कथा आती है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन ने कहा कृष्ण से कि हे कृष्ण, मैं भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन मैं ये रक्त रंजित जमीन नहीं लूंगा। मैं अपने रिश्तेदारों को, मैं अपने मतलब कि सगे संबंधियों को, मैं अपने गुरुजनों को कैसे मारूं? बिल्कुल। भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये जिंदगी भर इसने धनुष बाण चलाना सीखा, इसीलिए कि युद्ध करना पड़ेगा, और आज ये स्त्रियों जैसी करुणा की बात कर रहा है। तो भगवान कृष्ण को एक बात याद आ गई। जब अर्जुन अज्ञातवास में थे तो 1 साल के लिए बृहन्नला बने थे। और बृहन्नला बने थे तो इन्होंने उत्तरा को डांस करना सिखाया था, उत्तरा को नाचना सिखाया था। और ये रनिवास में ही रहते थे, महिलाओं के परिधान में और महिलाओं के वेश में, महिलाओं के साथ ही रहते थे। तो महिलाओं के संसर्ग में 1 साल रहने से इनके अंदर करुणा प्रवेश कर गई, और वही करुणा महाभारत में बोल रही है कि मैं धनुष नहीं उठाऊंगा, मेरी धनुष कांप रही है, मेरा गांडीव कांप रहा है, मेरे वोट सूख रहे हैं, मैं कैसे लोगों को मारूंगा। प्रभाव होता है साथ का, संगति का प्रभाव होता है। स्त्रियां करुणाचित होती ही हैं, स्त्रियों में करुणा होती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और स्त्रियों के ज्यादा संसर्ग में रहने वाला भी करुणा से भरपूर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे अब भगवान शिव के बारे में बात करें तो शिव का अर्थ होता है कल्याण। शिव का अर्थ जो होता है, शाब्दिक अर्थ होता है कल्याण। लेकिन शंकर का अर्थ कल्याण नहीं होता, शंकर का अर्थ होता है संहारक। भगवान शिव को जब आप भजते हैं तो कल्याण कारक के रूप में भजते हैं, शंकर के रूप में जब आप भजते हैं तो संहारक के रूप में भजते हैं। तो इसी तरह से भगवान शिव के कई रूप हैं, इनमें कुछ तो शांत, सौम्य और मंगलकारी हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो विनाशकारी हैं। ऐसे भयंकर रूपों में एक रूप उनका नटराज का आता है। घर में भगवान नटराज शिव की, भगवान शंकर की, यहाँ शिव कहना उचित नहीं है, घर में भगवान शंकर की नटराज की मूर्ति या तस्वीर नहीं लगाना चाहिए गृहस्थ को। कई क्लासिकल डांसर इसे अपने घर में रखते हैं और कई लोग भी इसे अपने शो पीस की तरह रखना पसंद करते हैं। लेकिन नटराज की मूर्ति के दो पहलू हैं। एक तरफ नटराज की मूर्ति अद्वितीय कला की प्रतीक है और दूसरी तरफ नटराज की मूर्ति भगवान शिव के नृत्य का तांडव रूप दिखाती है, जो क्रोध विनाश का प्रतीक है। इसलिए भाई
नटराज की मूर्ति घर में रखने से कई बार घर में सुख शांति भंग हो जाती है। परिवार के सदस्यों में क्रोध बढ़ सकता है। इसीलिए हम अपने हर कार्यक्रम में एक बात सभी दर्शकों से कहना चाहते हैं कि जब भी आप अपने घर में कोई तस्वीर लगाएं भगवान शिव की, तो उसमें भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में हों। क्रोधित मुद्रा में अगर तस्वीर उनकी हुई और खड़े हुए अगर उनकी त्रिशूल हुई और क्रोधित मुद्रा में तस्वीर हुई, तो ये तस्वीर आपके परिवार के लोगों के लिए और आपके भविष्य के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि भगवान शिव अगर समाधि में बैठते हैं तो त्रिशूल लेकर के लोगों का वध भी करते हैं। इसलिए ध्यान से सौम्यता के साथ तस्वीर का चयन करना चाहिए। हाँ, कौन सी तस्वीर आपका गुस्सा बढ़ा सकती है और आपके घर की सुख शांति छीन सकती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आगे पंडित जी और तस्वीरों के बारे में आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं हिमाचल से। आप सवाल पूछ सकते हैं जी, आप अपने सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, जोर से बोलिएगा तो जवाब मिल जाएगा। नमस्कार जी, मैं ब्रह्मसु का मेरा नाम है, ब्रह्मसु बोल रहा हूँ ना। This call is now being अब तो रिकॉर्डिंग देखिए, कर लीजिए। हमारे दर्शक भी जुड़ रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं। और आज की बात की जाए तो जो हम डिस्कशन कर रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई बार हम लोग सुख शांति के लिए कोशिश करते हैं लेकिन हमें वजह पता नहीं होता। और पंडित जी आज सिलसिलेवार तरीके से आपको ये बता रहे हैं वास्तु के हिसाब से, और चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। मिथुन राशि पर राशि स्वामी बुध की पूर्ण दृष्टि है। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपके किसी पुराने निवेश से धन लाभ होगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, नई नौकरी के लिए अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि बुध बृहस्पति का पंचम नवम संबंध है, लेकिन इसमें शनि मड़ऊ योग कारक है। इसलिए अगर आप आवेदन भी करेंगे तो इसका रिजल्ट 29 फरवरी 2024 के बाद ही आएगा, इसको नोट कर लीजिए। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। मौसमी बीमारियां खुद से आपको परेशान कर सकती हैं। क्षमता के अनुसार ही किसी की मदद करें। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का यथासंभव जप करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। वही हमारे साथ लगातार दर्शक भी जुड़ चुके हैं और हमारी दर्शक एक दुर्गा जुड़ चुकी हैं। लेकिन उसके पहले मैं अपने दर्शकों से एक अपील करूंगी कि देखिए, जब आप सवाल लेते हैं तो आप सवाल बहुत क्लियरली पूछें, क्योंकि पंडित जी तभी विस्तार से आपके सवाल का जवाब भी दे पाएंगे। तो हम दर्शक दुर्गा जुड़ चुकी हैं, आप अपने सवाल पूछिए। जय मां विंध्यवासिनी, मैं दुर्गा बोल रही हूँ। अरे दुर्गा जी, आपको साष्टांग प्रणाम। आप तो मेरी आराध्या बोल रही हैं। हाँ जी, मैं दुर्गा जी बोल रही हूँ। मुझे अपने बेटे रोहित के लिए पूछना। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं बेटे के बारे में? वो उसकी शादी नहीं हो रही। कितने साल का है बेटा? वो 15/10/1985। हाँ, अरे ऐसा है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी चंद्रमा है और आपके बेटे के विवाह भाव का स्वामी शनि है। शनि और चंद्रमा द्वितीय द्वादश की स्थिति में बैठे हुए हैं। आपके पुत्र के विवाह में तो बहुत विलंब हो गया, ये 38 साल का हो गया है और विवाह का योग अभी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं एक उपाय कहूँगा, इस उपाय को आप करवाइए तो विवाह का संयोग बन जाएगा। 19 सरसों के तेल के दिए पीपल के पेड़ के नीचे बेटे से पीपल के पेड़ के चारों तरफ रख करके जलवाइए, और हर दिए के पास एक पान का पत्ता और पान के पत्ते पर एक बतासा और 1 रुपए का सिक्का रखवाइए। और जब सारे दिए जल जाएं तो पीपल की वो 7 परिक्रमा कर लें और सारी चीज़ें वहीं छोड़ करके शाम को अपने घर चले आएं। ये उपाय आप 7 शनिवार करिए तो इनके विवाह पर जो प्रतिबंध योग बना हुआ है वो प्रतिबंध योग दुर्गा जी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा और विवाह होने में आपको सहयोग मिलेगा।
जय मां विंध्यवासिनी। तो अब आगे जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। चलिए, कर्क राशि है तो अच्छी बात यह है कि आपका राशि स्वामी भले ही मकर राशि में बैठा हुआ है, लेकिन आपके राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। किसी कारोबारी डील में आपको आज धन लाभ होने वाला है। आप लापरवाही भी करेंगे तब भी भगवान की कृपा आपके साथ है। ऑफिस में किसी बड़े काम की आप शुरुआत करेंगे। घर में मेहमान आ सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है तब तो आप अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दें। उधार का लेन देन आज आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गरीब विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान अगर आप बांट सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, घर को खूबसूरत बनाने के लिए हम अलग अलग चीजें और तस्वीरें लाकर सजाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमारे घर की ऊर्जा पर सकारात्मक उस पर इफेक्ट डाले। और ऐसी एक सजावट की ही चीज है जो हम में से कई लोगों के घर में होती है। वो कौन सी ऐसी चीज है और उसको आपके घर पर क्या असर होगा, ये बताएंगे आपको हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।